हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। यह है क्लास 8 एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी है, ठीक है, चैप्टर 1। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यह वीडियो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, लाइक यूपीएससी, या तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर आप यूपीपीएससी या जेपीपीएससी किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हो, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, और साथ ही साथ आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा वो आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार पूरे पढ़ने से अच्छा है एक बार जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको आप लिख लिया जाए, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। चलो शुरू करते हैं पढ़ना हम लोग भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है। देखिए, इसमें संविधान के आने बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको एक कहानी बता रहा है। इस अध्याय में हम फुटबॉल का खेल अपनी बात से शुरू करेंगे। आपने ज़्यादा बच्चों से इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा, जैसा कि इसके नाम से भी अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है, क्योंकि फुटबॉल माने फुट मतलब पैर, ठीक है। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता, यानी एकमात्र प्लेयर जो गोलकीपर होता है वो अपने हाथों से यानी बाहों से बॉल को छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी के बाह गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल के हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल से फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ नियम कानून है, ठीक है। इस नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों को पिच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप होता है। अगर अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है, बड़े समाजों में कोई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वह नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप से पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम लोग संविधान कहते हैं। मतलब वह दस्तावेज जिसमें समाज के नियमों को संग्रह किया गया है उसे हम लोग कहते हैं संविधान, ठीक है। अब इसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसके आगे कि किसी भी देश के संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। चाहे कोई भी देश हो, इसके लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है उसको हम आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इसके आगे आपका किस देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। कोई भी देश हो उसके लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। बिल्कुल सही है, दुनिया में जितने भी देश है सबका अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है वह उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों का अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह होगी। चलिए देखिए, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी देश हो उसके लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। देखते हैं। देखो, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। बिल्कुल बात सही है, आज तक दुनिया में जितने भी कंट्री है सबके पास खुद का लिखित संविधान है, ठीक है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होंगे। चाहे वो कोई भी लोकतांत्रिक देश हो उनके पास संविधान जरूर होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज इन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं,
इनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दे पर एक दूसरे के सहमत हो। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिनको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। अब उसके बाद इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमें हमेशा पूरे देश की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से समाज जो संविधान है उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि भारतीय संविधान की ये किस तरह से मांग हुई थी, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे देखिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो यहाँ पे इस डेट को याद रखना कि जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उस सर्वप्रथम कब जो संविधान है उसको मांग की थी, तो ये है 1934 में। ठीक है, केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेजी से हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब यहाँ पे इस डेट को भी याद रखना कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो भैया संविधान सभा का गठन हुआ 1946, दिसंबर 1946। डेट को नोट कर लो, पेपर पेन लेके बैठे हैं ना, इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। ठीक है, तो इस डेट को भी याद रखना, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा का बैठक हुआ। ठीक है, जिसपे नए संविधान का प्रारूप तैयार हो गया। मतलब संविधान बन के तैयार कब हो गया, नवंबर 1949 को। ठीक है, इस डेट को याद रख लेना, बिल्कुल नोट कर लेना कि भैया नवंबर जो संविधान था वो बन के तैयार हो गया था नवंबर 1949 को ही। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया और संविधान सभा के आम कामों को अब आगे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब आगे देखिए इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वह राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान एक सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। उसके बाद नेपाल के कई लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में काबिलियत मिली। मतलब नेपाल में लोकतंत्र की बहाली 2006 में हो गई। ठीक है, नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और उसके लिए उन्हें नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें से वे आदर्श नहीं थे। वे नेपाल के लिए चाहते थे और इसके लिए वे लड़ते रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये चित्र आपको यहाँ पे दिया गया है जो कि नेपाल में संघर्ष के लिए आपको वहाँ पे संघर्ष हो रहा था लोकतंत्र के लिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए जन संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। ठीक है, 1990 में हुए जो संघर्ष हुआ वो 2002 तक चला। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादियों को संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया। फरवरी 2005 में शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने एक अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल करने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। जन आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर
अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के ऊपर आपने एक चित्र देखा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आगे से बताया गया कोई भी लोकतांत्रिक देश हो उसमें संविधान का एक महत्वपूर्ण काम क्या है। एक महत्वपूर्ण काम यह है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों को खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। इस बात को जो संविधान है वो आपको इसके रक्षा करता है, जो कम ताकतवर लोग हैं उसको। ठीक है, इस नीचे आपको एक चित्र कसा गया है, इसमें आपको अच्छे तरीक़े से इस बात को समझाया गया है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, खेलों के घंटे की शुरुआत होने वाली है। चलो आज हम कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। शिक्षक का विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपने राय बताने को कहा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। अब उसके बाद कर रहा है, या तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, यानी लड़की संख्या ज़्यादा है, इसलिए भैया जो लड़का का मन होगा वही होगा, ऐसा उन्होंने मानना था। ठीक है, उसके बाद कहा मैडम को फैसला लेने की कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। मतलब लड़की की संख्या कम है, लेकिन उससे क्या होगा कि वो जो खेलना चाहती है वो खेल नहीं पाती, क्योंकि उसकी संख्या कम है, वोटिंग में उसकी संख्या कम हो जाती है। तो इसके लिए कुछ और करना होगा। तो इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में ही पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है, जैसा कि इन चित्रकथापट में दिखाया गया है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ में वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता का दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसके अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। चलिए देखिए, आगे देखते हैं संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं को बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए हम इस चित्रकथापट को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इस चित्रकथापट में क्या है आगे। सबरम दुविधा में है कि कुछ समय तक कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अब उसके बाद इसके अपने माता पिता को बजाता है कि सबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। तो इसके माता पिता ये बोलती है कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सोच रही है कि अगर आप रात कोई टीवी ना देखें तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद सबनम परीक्षा देने जाती है। तो अब ये कर रही है कि अच्छा वो मैं कल टेलीविज़न नहीं देखा। उस आखिरी 2 अध्याय से बहुत सारे सवाल आ गए हैं। संविधान जो है वो हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स विकृत है, यानी बहुत खराब है। इसलिए हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप दे या फौजी शासन को जाना चाहिए। ऐसा लोग को विचार आने लगा, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स जो है इतना खराब हो गया है, अगर किसी के मन में बैठ जाए तो इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर से तानाशाही शासक तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा।
एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह उन्माद से बचाता है या ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है, उसको जल्दी खत्म होने नहीं देता। उसकी रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, आगे था संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना ही एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश बाहरी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वो किधर जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इन ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने तो दस्तावेज तैयार किया, उनके सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका को काफ़ी जोर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संविधान बनाने में लोगों को जो सदस्य थे उसको काफ़ी कठिनाई हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए बाबा साहब के द्वारा कुछ बातें कही गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपको सभी को पता होगा इस बात को। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन जाए अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। ये उस बात कहे हुए, लेकिन ये बिल्कुल अभी के समय में इसका उलट है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहना इनका बात बिल्कुल गलत है इस समय के लिए, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों का आह्वान किया था कि वो सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले शामिल हो। तो यहाँ पे भैया अनुसूचित जाति का लोक सेवा में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आजकल हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी अभी के लिए जायज़ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एक तो सामाजिक आर्थिक और सुरक्षा सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं का लगातार ध्यान रखिए। इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे, उसे उलझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया, इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कुछ बातें जो है यहाँ पे आयाम जो दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। सबसे जो पहला आयाम है वो क्या है? संघवाद। संघवाद मतलब फेडरलाइज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। एक लाइन में संघवाद का मतलब एक लाइन में यही है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। ठीक है, हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर की भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। पहला स्तर है केंद्र, दूसरा स्तर है राज्य, तीसरा स्तर है पंचायती व्यवस्था। ठीक है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। अब आगे इस साल हम केंद्र की सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यह शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश को फैसले नहीं ले सके। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की राज्य सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं करती, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
इसके आगे आपका है संसदीय शासन पद्धति। भारत के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 किताब में शुरू की कांता की कहानी दिखाई जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होगी। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होगी। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक के आगे इकाई में पढ़ेंगे। देखिए, इसकी तीसरी इकाई आपका है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार 3 अंग है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसको नोट कर लो, ठीक है। शक्तियों का बंटवारा किस हिसाब से किया गया है, इसका 3 अंग लिया गया है संविधान को। सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में कौन होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। तो तीनों यहाँ पे क्लियर हो गया है, जिनके बारे में आप इसके आगे देखेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों को शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह से तीनों अंग के बीच संतुलन बना रहता है, ठीक है, बैलेंस रहता है। चलिए, इसके बाद आपका 4th में है मौलिक अधिकार, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट, उसमें हम इसके आगे हम लोग देखेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट आपको भाग देखने के लिए आप इसका पार्ट 2 देखें। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।